स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, वो कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे थे। इंग्लैंड के अधीन जो 13 उपनिवेश थे अमेरिका के, उन्होंने कैसे इंग्लैंड से मुक्ति प्राप्त की, किस प्रकार उनसे आज़ादी प्राप्त की, इसके निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहले मन स्थिति एवं सिद्धांत। इंग्लैंड जो कि मातृ राष्ट्र कहलाता था एवं उपनिवेश अमेरिका के मध्य मुख्य विरोध मन स्थिति और सिद्धांतों का था। इंग्लैंड का यह विश्वास था कि उपनिवेशों को सुरक्षा प्रदान करता है, अतः उपनिवेशों को सुरक्षा हेतु उसका व्यय उठाना चाहिए। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद यह स्थिति और विकराल हो गई। इंग्लैंड युद्ध काल में हुए खर्चों के कारण ऋण भार में दब गया। उपनिवेशों पर होने वाला खर्च भी बढ़ गया। उपनिवेशों में क्रांति से पूर्व होने वाला नियमित प्रशासनिक खर्च पिछले 15 वर्षों की अपेक्षा में 15 गुना हो गया था। जबकि अमेरिकी उपनिवेश वाले ये कहते थे कि इंग्लैंड अपने फायदे के लिए उपनिवेशों को सुरक्षा प्रदान करता है, अतः उसे उनका जो व्यय है, सेना का व्यय है, उसे ही उठाना चाहिए। अमेरिकी उपनिवेश एवं इंग्लैंड की मन स्थिति एवं सिद्धांतों में भिन्नता होना स्वाभाविक था, परंतु इसमें कई भ्रांत धारणाओं को जन्म दिया। क्रांति से पहले 10 वर्षों में अमेरिकी उपनिवेश और ब्रिटेन शासकों में एक दूसरे के प्रति भ्रांत धारणाएं थी। ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों पर अत्याचार करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर एक भी प्रारंभिक कदम नहीं उठाया था। उपनिवेशों वासियों की सुरक्षा के लिए फौजें रखना, चुंगी वसूली की प्रथा को दृढ़ बनाना आदि बातें लंदन में रहने वाले मंत्रिमंडल को जहां सामान्य और उचित जान पड़ती थीं, वही बातें अमेरिका को अत्याचार जान पड़ता था। दूसरा, इंग्लैंड सरकार का नगण्य हस्तक्षेप। अमेरिकी स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख कारण है कि इंग्लैंड ने प्रारंभ से अमेरिकी उपनिवेशों के स्वशासन पर अंकुश लगाने का हस्तक्षेप नहीं किया। 17वीं शताब्दी में इसके कई कारण थे। 17वीं शताब्दी में 1688 में लगभग 85 वर्षों तक, 1603 से 1688 तक संसद और राजा के राजतंत्र के मध्य संघर्ष चला, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अतः इंग्लैंड ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। दूसरा, इंग्लैंड को आर्थिक व्यवस्था से ही मतलब था, उपनिवेशों की उसे केवल लाभ से मतलब था। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में उपनिवेशों में त्रिकोणात्मक व्यापार था। डच तथा पुर्तगाली व्यापारी अफ्रीका से दास पकड़कर इन उपनिवेशों को बेचते थे, वहाँ से महुआ और शराब प्राप्त करते थे। उपनिवेशों में इन दासों के श्रम से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, जहाँ से चाय, वस्त्र, अन्य सामान अफ्रीकी उपनिवेशों में भेजा जाता था। तीसरा, उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। अमेरिका के उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोगों में इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था। इसके कई कारण थे। अधिकांश लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेशों में बसे थे और इन्हें इंग्लैंड के चर्च और वहाँ की सरकार से कोई सहानुभूति नहीं थी। दूसरा, इन उपनिवेशों में इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के लोग भी आकर बसे थे, उनसे इंग्लैंड के प्रति प्रेम की आशा नहीं की जा सकती है। तीसरा, इन बस्तियों में अपराधियों को जेल की सज़ा या काला पानी की सज़ा काटने के लिए भेजा जाता था। ऐसे अपराधियों से इंग्लैंड के प्रति प्रेम की आशा नहीं की जा सकती। अंग्रेज़ों और अमेरिकाओं के बीच में उपनिवेशों के बीच में धार्मिक मतभेद थे। उपनिवेशों के अधिकांश निवासी प्यूरिटन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के चर्च के अनुयायी थे। उपनिवेशों में समानता की भावना पर अधिक बल दिया गया था, जबकि इंग्लैंड में अभी भी वर्ग भेद बना हुआ था। तो ये सब कारण थे जिसके कारण इंग्लैंड के प्रति उपनिवेशों में प्रेम का अभाव था। बौद्धिक चेतना का विकास। अमेरिकी उपनिवेशों में जीवन के स्थायित्व तथा बौद्धिक चेतना का विकास हुआ था।
इन उपनिवेशों में सबसे अग्रणी उपनिवेश थे पेंसिल्वेनिया, जहाँ क्वेकर समुदाय के बच्चों द्वारा की शिक्षण संस्थाएं चर्च की देखरेख में स्थापित हुईं। इसके अतिरिक्त बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक विचार केंद्र की स्थापना की, जो बाद में अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी के नाम से विख्यात हुआ। अमेरिका के कैम्ब्रिज नगर में पहला छापाखाना स्थापित किया गया और 1704 में बोस्टन के पहला प्रचार समाचार प्रकाशित, जिसका नाम बोस्टन न्यूज लेटर रखा गया। यह पत्र बहुत निर्भीक था। इसके अतिरिक्त अमेरिकी मरकरी तथा 1725 में न्यूयॉर्क गजट प्रकाशित हुआ। इस तरह लगभग 1765 तक 25 समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। टॉमस पेन 1775 में अपनी पुस्तक कॉमन सेंस के माध्यम से अपने देशवासियों के दिलों में देश प्रेम की चेतना जागृत की, जिससे स्पष्ट किया गया कि अब अमेरिकी वासियों को इंग्लैंड से अपने अधिकारों की रक्षा संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग थे: गवर्नर की कार्यकारिणी तथा विधायक अथवा असेंबली। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति तो सम्राट के अंतर्गत थी, किंतु कानून निर्माण और कर लगाने का अधिकार अप्रवासी द्वारा चुने गए विधायक के सदन में था। ऐसी स्थिति में गवर्नर के लिए जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करना बहुत कठिन होता था। विधायक सदनों की इच्छा की कार्यकारिणी पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाए, स्वाभाविक ही था। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए वो गवर्नर और जजों आदि के वेतन की धनराशि की मांग अस्वीकृत करते थे, जिसके कारण उनमें आपस में मतभेद बना हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। उपनिवेशों में के लिए जो संघर्ष हुआ, उसकी अंतिम कड़ी विश्वव्यापी सप्तवर्षीय युद्ध था, जो 1756 से 1763 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य यूरोप, अमेरिका और भारत में लड़ा गया। इस युद्ध में यद्यपि अंग्रेजी इंग्लैंडवासी विजयी हुए, किंतु इस युद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड ने कनाडा पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के उत्तर की ओर से फ्रांसीसियों को जो खतरा था, वो अमेरिकी वासियों के लिए अब समाप्त हो गया था। अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड पर आश्रित रहना पड़ता था। अब अंग्रेज बस्तियों ने अनुभव किया था कि इंग्लैंड के साथ बंधे रहने से उन्हें कोई लाभ नहीं। अतः सप्तवर्षीय युद्ध के बाद बस्तियों के रुख में एकदम परिवर्तन आया और इंग्लैंड की शक्ति की अवहेलना शुरू कर दी। नेक्स्ट, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। इंग्लैंड उपनिवेशों के आर्थिक शोषण हेतु 3 कानून बनाए थे। पहला नौ संचालन कानून, जो कि इंग्लैंड की उपनिवेश के व्यापार कार्य इंग्लैंड, आयरलैंड तथा स्वयं उपनिवेशों को जहाज़ों के माध्यम से होता था। इस नियम से इंग्लैंड के पोत निर्माण का उद्योग का ही विकास हुआ। नौ संचालन कानून के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि सभी प्रकार के कच्चे माल जिनकी इंग्लैंड को आवश्यकता होगी, बिना इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाए उपनिवेशों में दूसरी स्थान पर नहीं जा सकता। इससे उपनिवेशवासी खपा थे। दूसरा, व्यापारिक अधिनियम। इस नियम के अनुसार अमेरिकी उपनिवेशों में उत्पादित कुछ वस्तुएं केवल इंग्लैंड को ही निर्यात की जा सकती थी। ये वस्तुएं थी चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, कच्चा चमड़ा एवं नौसैनिक सामान। इन नियमों से काफ़ी असंतोष फैला हुआ था। तीसरा, औद्योगिक अधिनियम। इसके द्वारा उपनिवेशों के उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया गया था। उदाहरणार्थ 1689 ईस्वी में पार्लियामेंट ने एक अधिनियम द्वारा अमेरिका में ऊनी माल के निर्यात को बंद कर दिया। 1732 में तैयार, अर्ध तैयार दोनों प्रकार के टोपों के निर्यात को मना कर दी गई। 1750 में अंग्रेज लोहे के व्यापारियों और उत्पादकों को अमेरिकी स्पर्धा चुभने लगी, तो पार्लियामेंट ने एक अधिनियम द्वारा अमेरिका को लोहे के कारखाने स्थापित करने की मना कर दी। यद्यपि ये कानून अमेरिकी लोगों के लिए हानिकारक थे, किंतु इसका विरोध नहीं हुआ, क्योंकि पहले इन्हें कठोरता से लागू नहीं किया गया। किंतु जब सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इन्हें कठोरता से लागू किया गया तो इनका विरोध आरंभ हुआ। उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति यानी नए घर, इनके अंतर्गत हम करेंगे सबसे पहले ग्रीनविले की नीति। ग्रीनविले ने अमेरिका खो दिया, क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाकों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। यानी अभी तक जो उपनिवेशों से संबंधित सेक्रेटरी फॉर ऑफ स्टेट फॉर सदर्न डिपार्टमेंट था, यह लगभग अनजान बना हुआ था। राजा जॉर्ज द्वितीय ने प्रयास किया कि प्रत्येक विभाग में कुशलता लाई जाए, अतः उसने
उपनिवेश वाले विभाग को भी ध्यान दिया। इस संबंध में निम्न निर्णय लिए गए या एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत जहाजरानी कानूनों को सख्ती से लागू किया गया, उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाए गए और जो राजस्व एकत्र होता था वहाँ पर अमेरिका में एक स्थायी सेना रखी जाए जो फ्रांसीसी खतरों से बस्तियों की रक्षा करे। ग्रीनविले ने उपनिवेशों को प्रभावित करने के 4 अधिनियम प्रस्तावित किए, जिनमें 2 प्रमुख थे, शुगर एक्ट और स्टाम्प एक्ट। इन शुगर एक्ट के अंतर्गत इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों को जाने वाली विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया। इन अधिनियम के अनुसार शीरे पर चुंगी 6 पेंस से घटाकर 3 पेंस कर दी गई, किंतु साथ ही इसे वसूलने की कठोर व्यवस्था की गई। शराब, रेशम, कॉफ़ी व अन्य विलास वस्तुओं पर भी कर कम कर दिया गया। शुगर एक्ट कड़ाई से लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को आदेश दिए गए। शाही अधिकारियों को रिट्स ऑफ असिस्टेंट विस्तृत वारंट के अधिकार दिए गए, जिसके अनुसार किसी भी स्थान की तलाशी लेने का अधिकार दिया गया। इससे उपनिवेशवासियों में असंतोष फैल गया। स्टाम्प एक्ट के अनुसार सरकारी अदालतों स्टाम्प पेपर का प्रयोग आरंभ किया, जो सभी न्यायिक और गैर न्यायिक इकरारनामों, समाचार पत्रों, चौपन्नों, मथुरा बेचने वाले लाइसेंसों, विज्ञापन, जुए आदि के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ये स्टाम्प कम से कम 2 पेंस और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पाउंड के थे। यद्यपि इनका मूल्य अधिक नहीं था, किंतु अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये विरोध आर्थिक न होकर सैद्धांतिक था। उपनिवेशवासियों ने ये विरोध किया और इसके विरुद्ध कई संस्थाओं का गठन हुआ, जिनमें स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां प्रमुख थे। इन्होंने गली गलियों में घुसकर नारे लगाए और जहां स्टाम्प बेचने का प्रयास किया वहां दंगा किया। स्टाम्प बेचने वाले कर्मचारियों के घरों के आगे धरना दिया गया। इस विरोध से अमेरिकी वासियों ने ब्रिटिश सरकार को एक नारा दिया कि बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात इंग्लैंड की संसद जिसमें कोई अमेरिकी नहीं बैठता है उसे कर लगाने का अधिकार नहीं है। व्यापारियों ने इस अधिनियम के वापस लिए जाने तक इंग्लैंड से आयात बंद कर दिया। समाचार पत्रों पर जहां स्टाम्प लगना चाहिए था वहां मानव सर और हड्डियों के चित्र लगाए। इन सब बातों से सिद्ध हो गया कानून केवल बंदूक की नाली के द्वारा ही जारी किया जाता है। रॉकिंघम की घोषणा 1765 में ग्रीनविले सरकार के पतन के पश्चात इंग्लैंड में रॉकिंघम ने सरकार का गठन किया। रॉकिंघम ने तुरंत स्टाम्प एक्ट रद्द कर दिया, किंतु साथ ही उसने घोषणा की इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है, जिसका कि अमेरिका में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। फलस्वरूप सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। टाउनशेंड की कर योजना, इंग्लैंड में जल्दी ही रॉकिंघम सरकार का पतन हो गया। उसके स्थान पर विलियम पिट ने सरकार बनाई, जिसमें चार्ल्स टाउनशेंड अर्धमर्ती थे। टाउनशेंड का ये अनुमान था कि अमेरिकी उपनिवेशवासी आंतरिक करों का विरोध करते हैं, किंतु बाहरी कर उन्हें स्वीकार है। अतः उसने 1767 के बाद ऐसी 5 वस्तुओं, चाय, शीशा, कागज़, सिक्का और धातु रंग पर सीमा शुल्क लगाया, जिसका आयात अमेरिका इंग्लैंड से किया करता था। किंतु अब अमेरिकियों ने निश्चित कर लिया था कि हमें किसी प्रकार का भी कर इनको नहीं देना था। इसके विरोध में पेंसिल्वेनिया के किसान के एक पत्र के नाम से लेख लिखा गया। उपनिवेश की जनता ने इसे बड़े चाव से पढ़ा। डिकेक्सन ने हर पहलू पर बल दिया। टाउनशेंड के अधिनियम इंग्लैंड के कानून की प्रथा के प्रति विपरीत थे, अतः प्रवासियों को भी इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने निर्भीक होकर कहा, हम इंग्लैंड पर उतनी ही हद तक निर्भर हैं जितना एक स्वतंत्र जनसमूह दूसरे पर निर्भर होता है। तत्कालीन कारण में हम लेंगे लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। टाउनशेंड शुल्कों को हटा लिए जाने के बाद उपनिवेशों में आंतरिक मतभेद पैदा हो गया। जहां अमेरिका में इंग्लैंड के प्रति काफ़ी सद्भावना थी, विदेश धनिक वर्गों में वे स्वतंत्रता के समर्थकों की ओर से कराई गई गड़बड़ियों, दंगों के बहिष्कार के विरुद्ध थे, और दूसरा वर्ग पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहने वाला वर्ग था। वो इंग्लैंड पर के संसद के अधिकार को, सिद्धांत को बनाए नहीं रखना चाहता था। अतः सन 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। रॉबर्ट क्लाइव व वारेन हेस्टिंग की नीतियों के परिणाम स्वरूप कंपनियां राजनीतिक संगठन और से अधिक व्यापारिक संगठन बनकर रह गई थी।
लगातार घाटा हो रहा था। भारत और इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में चाय से भरे पड़े थे और अमेरिका जो चाय का सबसे बड़ा आयातक था, इस चाय को मंगवा नहीं रहा था। मंगवा भी रहा था तो तस्करी के माध्यम से, जिससे शाही राजस्व को कोई लाभ नहीं पहुंचाता था। अतः इंग्लैंड ने, लॉर्ड नॉर्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत पहुंचाने और चाय की तस्करी को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे अमेरिका से चाय ले जाने की अनुमति दी। इंग्लैंड में लगने वाली चुंगी हटा ली। नए कार्यक्रम के अनुसार कंपनी अंग्रेजी सरकार को तो लाभ होता ही, अमेरिकियों को भी चाय सस्ती मिलती, किंतु उपनिवेशवासियों ने इसे लॉर्ड नॉर्थ की एक नई शरारत बताकर विरोध किया। लॉर्ड नॉर्थ की चाय योजना के विरोध में स्वर में प्यूरिटन बस्ती मैसाचुसेट्स के बंदरगाह बोस्टन पर कुछ ज़्यादा था। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का भेष बनाकर जहाज़ पर चढ़ गए और उसमें रखी 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी, और इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थ ने दमनकारी कानून बनाए, जिसके अंतर्गत बोस्टन बंदरगाह को जब तक बंद कर दिया गया जब तक चाय का हर्जाना ना दिया जाए। मैसाचुसेट्स की परामर्शदाता को सम्राट ही नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त हत्या संबंधी मुकदमे अमेरिकी न्यायालयों से इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों में स्थानांतरित कर दिए गए। मैसाचुसेट्स के किसी भी नगर में सेना रखना वैध कर दिया गया। इन कानूनों के विरोध में अमेरिकी महाद्वीपीय सम्मेलन शुरू हुआ। पहला सम्मेलन 5 सितंबर 1774 को हुआ, दूसरा 10 मई 1775 को हुआ। बाद में 4 जुलाई 1776 को 13 बस्तियों ने इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और यही इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों का स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है। थैंक यू।